जय हिंद साथियों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। दोस्तों, जो आज हम करेंगे वो करेंगे एक नए अंदाज में इंडियन नेवी MR 2021 और 22 बैच के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। इसमें हम 25 नंबर जीके और जीएस के करेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन मैथ और साइंस के करेंगे। कुल क्वेश्चन होंगे 50 और जो कुल समय होगा वो होगा 30 मिनट। और जो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4 की। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए, जो आज हम पार्ट 1 पहले करेंगे, पार्ट 1 में हम करेंगे जीके और जीएस। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ इस तरह। हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षमा कीजिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ। जो भारत का संविधान है कब लागू हुआ। ऑप्शन ए दिया 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 या 15 अगस्त 1947। तो आप सबको पता है कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा 15 अगस्त 1947 है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम प्रतिवर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था। तो अगर आंशिक रूप से लागू होने की बात करें तो वो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप का मतलब ये है कि इस दिन मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 365 आर्टिकल पूरे के पूरे लागू हो गए थे। अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आगा कफ किस खेल से संबंधित है। ए फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या हॉकी। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगा कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है। तो उनका नाम है जी शंकर कुरूप। उनका नाम है जी शंकर कुरूप कुरूप और इनकी एक रचना थी मलयालम भाषा में, आड़ा कुजई। रचना थी आड़ा कुजई। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखिए, मोबाइल है, थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो लिखने में दिक्कत होती है, तो आप समझ लीजिएगा उतना। तो अगला सवाल जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिया गया है त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान। इन तीनों से तो गुजरती है, लेकिन जो उड़ीसा है इससे नहीं गुजरती है। आपको पता होना चाहिए जो हमारी कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हाँ जी हाँ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हैं। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है शुक्र किन दो ग्रहों के बीच में है। तो शुक्र जो है वो बुध और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, बुध और मंगल या मंगल और शनि के बीच में है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध और पृथ्वी के बीच में है हमारा शुक्र ग्रह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शुक्र है बुध और पृथ्वी के बीच में है। अगला सवाल हमारा कह रहा है विश्व वन प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 8 मई, 15 मार्च, 3 मार्च या 12 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन प्राणी दिवस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी। ए दिया है कोलंबस, कैब्रल, कैप्टन कुक या डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कोलंबस जो है वेस्ट इंडीज की खोज की थी। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास क्या है। जैसे हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का सरकारी निवास होता है उसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इसलिए इसी तरह इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सरकारी निवास को क्या कहते हैं। तो उनका जो सरकारी निवास है वो कहते हैं 10
टाउन स्ट्रीट कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ था। तो आप सबको पता होना चाहिए जो आर्य समाज का गठन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है। ए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति इसका जो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है संसार की सबसे ऊंची चोटी है। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता भी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,848 पॉइंट कुछ है। तो मीटर में है ये, इतना आप याद रखिएगा। अगर बात भारत की करते कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है केटू। केटू यानी कि केटू का ही एक और नाम है गाडविन ऑस्टिन जो कि जम्मू और कश्मीर में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि विश्व की पूछी गई है तो माउंट एवरेस्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है सवाल नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका, इजराइल, भारत या चीन। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। चाय, चावल, गेहूं सबका प्रथम स्थान सबके उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो चीन का ही है। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। देखिए ये सवाल एक आ गया है। सवाल क्या रहा है कि दोआब शब्द का मतलब क्या होता है। चलिए थोड़ा इसके ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो हम समझते हैं। दोआब जब कोई नदी, मान लीजिए एक नदी ये है और एक नदी ये है, ठीक, ये दो नदी है और ये बीच में सूखा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो अगर इसमें ऑप्शन की बात करें कि दो नदियों के बीच की भूमि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सी नंबर कह रहा है कि दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है उसको ही हम दोआब कहते हैं। ये देखिए एक नदी ये है और एक नदी ये है, ये इसका मतलब जमीन है यानी कि भूमि है। तो इसके बीच की भूमि को ही दोआब कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कह रहा थीन बांध जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं किस नदी पर है। व्यास, रावी, चिनाब या सतलुज। तो जो थीन बांध है वो है रावी नदी पर और ये है जम्मू और कश्मीर में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित जल तापमान पर निर्भर नहीं करता है, या तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, या तापमान वृद्धि के साथ घटता है, या तापमान वृद्धि के साथ या तो बढ़ता है या घटता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो जल है वो तापमान अगर बढ़ेगा तो जल भी, वायुमंडल में जल भी बढ़ेगा। क्योंकि जब अगर मान लो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जो मान लो समुद्र का जल है वो ज़्यादा भाप बनकर उड़ेगा तो वायुमंडल में ज़्यादा जल पहुँचेगा, जो जलवाष्प भी ज़्यादा पहुँचेगी। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये दिया है असम, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल कह रहा है। देखिए एक स्लोगन से सवाल है और इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, आप सबको पता भी है। सवाल कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही फेमस नारा है। ये नारा किसने दिया था। तो ये जो क्रांतिकारी शब्द हैं ये सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर रहूँगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। ऑप्शन ए है भू राजस्व कानून, नमक कानून, उपभोक्ता कानून या धर्म कानून। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था, क्षमा कीजिएगा, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है
कह रहा भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है। तो हम आपको बता दें, जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अगर लोकसभा सदस्य बनने की बात करता तो 25 वर्ष, अगर राज्यसभा सदस्य बनने की बात करता तो 30 वर्ष, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की बात करें तो 35 वर्ष। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल हमारा कह रहा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, विष्णुगुप्त, फाहियान या अरस्तु या प्लेटो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था अर्थशास्त्र? चाणक्य ने लिखा था, और चाणक्य ही एक और नाम था विष्णुगुप्त। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अब जब सवाल मतलब जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वैसे हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है ऑस्कर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखित कार्य के लिए दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड आप सबको पता होगा फिल्म के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल जो हमारा कह रहा है चीन का महान वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग एक चीनी यात्री था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था। ए दिया हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है सवाल नंबर 23 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। उड़ीसा, समुद्र तट मतलब समुद्र तट को मान लीजिए बीच बोल लीजिए या कोस्टल लाइन बोल लीजिए, वही होता है। ए दिया गया है उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात। आप सबको पता है ये सारे समुद्र से सीमा इन तीनों राज्यों की लगती है, जबकि मध्य प्रदेश हमारा जो भारत है, भारत मान लीजिए ऐसे बना है, ये भारत का निचला भाग है और मध्य प्रदेश यहाँ पर है। तो इसकी ये जो समुद्र यहाँ पर पूरा समुद्र है, तो इसकी मध्य प्रदेश की समुद्र से सीमा नहीं लगती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला सवाल हमारा कह रहा है सवाल नंबर 24 होगा, कह रहा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए पेरिस, कैलिफोर्निया, जिनेवा या लंदन। जो इसका सही जवाब होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। चलिए जीएस का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है। ये दिया तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है और कथकली जो है केरल से है। तमिलनाडु जो है भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, और कर्नाटक का है याद नहीं आ रहा मैं, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और यह हमारा यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट 2 यानी कि साइंस और मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस और मैथ। अगला सवाल मतलब जो हमारा साइंस का पहला सवाल होगा वो होगा ये, कर विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा ये, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हीलियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है सल्फर डाइऑक्साइड। क्षमा कीजिएगा। सवाल नंबर हमारा जो दूसरा कह रहा है चुंबकीय प्रभाव की यूनिट यानी कि मात्रक क्या है। चुंबकीय प्रभाव की मात्रक क्या है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर की पावर 4, वेबर या वेबर प्रति मीटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्षमा कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव का जो मात्रक है वो है वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है
पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, ब्रोमाइड या फ्लोराइड या आयोडाइड या फ्लोराइड। 2 बार आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, जो कि इसका ऑप्शन भी सही है फ्लोराइड। तो आप एक मान लीजिए, यहाँ मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में गड़बड़ी। देखिए अगला सवाल कह रहा प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म होना चाहिए, प्रिज्म होना चाहिए। यहाँ पर प्रिज्म में से होकर सबसे कम अपसरित होता है, पीला, हरा, लाल या बैंगनी। जो लाल रंग है वो प्रिज्म से सबसे कम अपसरित होता है, और सबसे ज़्यादा कौन अपसरित होता है, तो बैंगनी होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल जो हमारा कहता है, चलिए 5वां नंबर सवाल कहता है कि हम बिना फैसले पृथ्वी पर, यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, यहाँ पर बिना फिसले होगा। कह रहा हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं, किस बल के कारण, तो घर्षण बल के कारण हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो परमाणु बम है वो आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल नंबर 7 कह रहा है कि कपड़े धोने की मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपवहन, विसरण, उत्क्रम परासरण या अपकेंद्री परासरण, क्षमा कीजिएगा अपकेंद्रीकरण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपकेंद्रीकरण। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला सवाल जो कह रहा है एक्सरे संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जो एक्सरे से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं ये बताना है। इनमें सबसे कम वेदन क्षमता होती है, ये विकल्प गलत है। यानी कि जो एक्सरे में सबसे कम नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होती है, भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला सवाल जो हमारा कह रहा है, देखिए विटामिन से सवाल है और कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन के। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन B12। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं, धारा की उपस्थिति, धारा में बहने की दिशा या कम परिमाण की धारा या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम गैल्वेनोमीटर से ये सारे चीज़ मापते हैं यानी कि उपर्युक्त में से सही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 11 कहता है हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है, नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन बम जो है नाभ की संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 12 कह रहा, समझ कीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती हैं, यहाँ साफ होना चाहिए। चलिए हम करे दे रहे हैं, साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता। बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर है। जब हमारा मतलब जब वायुमंडल में बादल छाए होते हैं तो जो पृथ्वी की ऊष्मा होती है वो वायुमंडल में वापस नहीं जा पाती है, रुक जाती है। तो इसलिए साफ मौसम मतलब जब साफ बादल होते हैं तो उसके अपेक्षा में जब बादल, क्षमा कीजिए क्या साफ बादल कंफ्यूज कर दिए मतलब जो साफ रातें होती हैं जिसमें बादल नहीं होते उसकी अपेक्षा बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे मैथ। और देखिए समय अभी हमारे पास 11 मिनट बचे हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, पहला सवाल हमारा, चाय के बाग में कार्यरत पुरुषों व स्त्रियों की संख्या का जो अनुपात है
कलर थोड़ा दूसरा ले लें ताकि समझ में भी आए। जो अनुपात वो अनुपात है 3:2 का। यदि कुल कर्मचारी 165 हैं तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लीजिए कितने, क्षमा कीजिएगा, ओ तेरी, सॉरी इसके लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। जो इनका अनुपात है स्त्री और पुरुष का वो है 3:2 और कुल कितने कर्मचारी हैं 165 हैं। तो इनका जो योग होगा अनुपातिक योग होगा वो होगा 5। 5 किसके बराबर है तो 5 बराबर है 165 के। एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 तिया 15 और बचेगा एक, फिर हो जाएगा 15, 5 तिया 15, यानी कि एक जो है वो 33 के बराबर है। तो हमारा स्त्रियों की संख्या यानी कि 2 किसके बराबर होगा तो 2 होगा, जो 2 बराबर होगा 66 के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या 66 रही होगी। अगर बात पुरुषों की करता तो पुरुषों की संख्या जो रही होगी वो रहेगी 49, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्त्रियों की संख्या, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि एक पुत्र की आयु पिता की 1/3 है, मतलब पिता की आयु की तिहाई है। 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु से आधी आधी रह जाती है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए, देखिए सवाल जो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु जो कह रहा है, वर्तमान आयु जो पिता कह रहा है वो कह रहा है 3x और पुत्र की जो आयु है वो है x। लेकिन 12 वर्ष बाद जो, इसे थोड़ा इधर कर लें, देखिए पिता की आयु थी 3x, पुत्र की आयु थी x, लेकिन 12 वर्ष बाद जो है ये 3x + 12 और ये भी हो जाएगा 3 मतलब x + 12। कह रहा है कि आधी रह जाती है, यानी कि ये दोगुनी होगी तभी तो भाई ये आधा होगा। तो 3x + 12 बराबर 2x + 24। अब ये जो 3x मतलब 2x को इधर ले आते हैं और 12 को उधर ले जाते हैं तो x बराबर हमारा 12 आएगा। x बराबर 12 आएगा तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमारे पास वर्तमान आयु पिता की 3x थी, अगर x बराबर 12 तो 3x बराबर 12 का करते हैं 3 में गुणा, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी कि जो सही जवाब इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है, तो 15 मिनट में टैंक कितना भरेगा, टैंक कितना भरेगा। थोड़ा टाइप करने में गलती हो गई, चलिए करते हैं हम। तो देखिए एक टैंक मान लीजिए टैंक था ए एक टंकी मतलब नल ए था जो कि टंकी को 10 मिनट में भरता था, और एक नल था बी टंकी को 12 मिनट में खाली करता था। मान इनका एलसीएम लेंगे 10 और 12 का तो आएगा 120। मान लीजिए टंकी 120 लीटर की थी, 120 लीटर की थी, तो जो अगर भाई ए 10 घंटे में 120 लीटर भरेगा तो 1 घंटे में 12 लीटर भरेगा। अगर नल बी 12 घंटे में 10 लीटर भरेगी, क्षमा कीजिएगा 12 घंटे में 120 भरेगी, तो 1 घंटे में भरेगी 10 लीटर, मतलब खाली करेगी। देखिए अब बताइए आप, नल 1 घंटे में 12 भरता है जबकि बी 10 खाली कर देता है, तो जो टंकी है उसमें कितने लीटर पानी बच जाता है, मात्र 2 लीटर बचता है। कह रहा 15 मिनट में कितना भरेगा, 15 मिनट में जो टंकी भरेगी वो भर जाएगी 30 लीटर। कितनी भर जाएगी भाई, अगर एक मिनट में 2 लीटर भरता है तो 15 मिनट में 30 लीटर भर जाएगा, और जो 30 लीटर भरेगी वो भरेगी कितना होगा वो टंकी का। मान लीजिए टंकी 120 लीटर की थी और भर गया 30, तो अब यहाँ से काट देंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा 1/4, क्षमा कीजिएगा ऐसे करेंगे 30/120 यानी कि 1/4।
4, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि टंकी 1/4 भाग 15 मिनट में भर पाएगी। समय ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। देख कह रहा है समीकरण x² - 2 √3x+5 के बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो इसका जो योग होगा वो होगा √3/2। इसका सही जवाब हो जाएगा। आप हल कर लीजिएगा। अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो आपको अभी मैं लास्ट में एक नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज करेंगे तो मैं इसके सोल्यूशन की PDF आपको दे दूंगा। चलिए ऑप्शन मतलब 16 नंबर सवाल। यहाँ तो सिर्फ फार्मूला पूछा गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन दिए गए 2πr²h पाई² 4πr² या πr कोष्टक में r-l। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा 18 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है और उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम ऑप्शन से करते हैं। मान लीजिए ऑप्शन हमारा ए है। इनका व्युत्क्रम करेंगे अगर तो 1/5 प्लस 1/10। अगर इनका LCM लेंगे तो आएगा हमारा 10 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी कि 3/10। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए 19 नंबर सवाल कह रहा है कि एक घड़ी 10% हानि पर बेची जाती है। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेची जाती तो 10% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। जो ऑप्शन हमारे दिए गए 70, 50, 80 या 500। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल जो हमारा 20 नंबर सवाल कह रहा है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर हो। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दिया है 108 वर्ग मीटर, 104 वर्ग मीटर, 90 वर्ग मीटर, 73.5 वर्ग मीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 108 वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कह रहा है चलिए समय कम बचा है तो थोड़ा जल्दी करना होगा। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि वृद्धि दर जो है 5% हो तो 10 वर्ष क्षमा कीजिएगा 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? थोड़े मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ। देखिए इसे आप ऐसे करिएगा, मैं किए दे रहा हूँ, सिर्फ आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कितना बढ़ रहा है? 1,76,400। हमारा वृद्धि दर कितना है? 5%। तो 105 लेंगे, मतलब 100 तो था, परसेंट तो 100 में लेते हैं ना। क्षमा कीजिए, चलिए यहाँ पर कर रहा हूँ। कितना बड़ा? 176,400 गुणे 105% बटे 100 गुणे 105/100। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 194481, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वो आएगा 1944, क्षमा कीजिएगा 194481, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए हमारा जो अगला सवाल कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात क्रमशः 5:6:7 है। यदि कुल राशि 390 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये दिया है 200, 280, 240 या 220। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 240 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप कर लीजिएगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको कराने में असमर्थ हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। क्योंकि अगर यहाँ कराऊंगा तो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको देखने में भी मन नहीं लगेगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है x² + 7x + 12 एवं x² + 8x + 16 का लासापा क्या होगा? देखिए आप जब इसको 7x को तोड़ेंगे तो तोड़ लेना आप 4x + 3x। जब 8x को तोड़ेंगे तो आप इसे तोड़ेंगे 4x + 4x में तोड़ेंगे। इस तरह इसका आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद
जो इसमें कॉमन हो, जो इसको इसमें कॉमन हो उसको ले लेना, और जो ना मिले उसे भी आप ले लेना। तो इस तरह से जो इसका सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा x+3, दूसरे कोष्टक में x+4 का होल स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिएगा, सिंपली आपको आ जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा 3x² + 7x + 4 कामा x-1 द्वारा विभाजित होता है। तो आप ऐसा करिएगा कि x-1 बराबर 0 मानिएगा, तो x बराबर 1 आएगा, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिएगा। जब आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जिसका सही जवाब आएगा यहाँ हो जाएगा 3-7 + 4। तो ये सब कट जाएगा, आप आएगा 0, जिसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि cos 20 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 70 अंश अपान साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश, यहाँ पर cos स्क्वायर 20 अंश होगा। तो इसका मान क्या होगा ये बताना, जो इसका मान होगा वो होगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1942, 1945, 1947 या 1950। ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से हम फिर अगला प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।